तो आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 बायोलॉजी के तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। यह एकदम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बोर्ड में 5 नंबर जरूर आएंगे। तो आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले 2 पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पार्ट का नाम है आनुवांशिकता एवं जैविक विकास। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन तीनों का क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा। तो इसका हो जाएगा, मेंडल ने 2 विकल्पीय मटर के पौधे चुने, जैसे लंबे पौधे जो कि लंबे मटर के पौधे ही पैदा करते हैं, जबकि बौने मटर के पौधे जो कि बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। मेंडल ने इन दोनों पौधों को संकरण करवाया। प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी मटर के पौधे लंबे उगे। इसका अर्थ है कि लंबाई का लक्षण ही F1 पीढ़ी की संतति में दिखाई देती है। बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। जबकि मेंडल ने F1 पीढ़ी को पौधे में 100 परागण कराया तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखे, अर्थात लंबे पौधे भी और बौने पौधे भी 3:2 अनुपात में। देखिए, लंबे पौधे हैं, ए बौने पौधे हैं, तो इन दोनों को मिलाया गया तो लंबे और बौने पौधे 3:2 में मिले। तो और है, इसका अर्थ यह है कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी और बौने होने का लक्षण अप्रभावी है। यह प्रदर्शित होता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों में विकल्पीय लक्षण की वंशुगत हुई। F1 पीढ़ी में लंबाई वाला विकल्प अपने आप को व्यक्त कर पाया क्योंकि वह प्रभावी विकल्प है और बौनेपन अप्रभावी विकल्प है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये लगभग हर साल बोर्ड पेपर में आया है। आप तो इसे पूरा ध्यान से एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए। देखिए कब तक आया है। 20 में आया है, 13 में आया है, 19 में आया है, 12 में आया है, 15 में, 21 में। ये लगभग हर साल आया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को भाई लोग आप अच्छे से अच्छे तैयार करके जाइए। तो प्रतिदिन निम्न पर टिप्पणी कीजिए। मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर या सेंट्रोमिया पर परिवर्तन। मनुष्य में लिंग निर्धारण की रेखा चित्र द्वारा समझाइए। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो लिंग गुणसूत्र तथा मानव लिंग निर्धारण। बहुत से एक लिंगी जीव में प्रत्येक कोशिका में एक जोड़ी विशेष गुणसूत्र होता है जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अनेक प्रकार के जंतुओं तथा पादपों में पाई कोई भी एक लिंगी जीव असमान लिंग गुणसूत्र के एक जोड़े तथा विपरीत लिंग की जीव समान लिंग गुणसूत्र को एक जोड़ा धारण करते हैं। जैसे मानव के नर में X एवं Y लिंग निर्धारण तथा मादा में X लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन लिंग गुणसूत्रों को जोड़े को अन्य गुणसूत्र को विभेदित करने के लिए शेष बचे गुणसूत्र की आलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव लिंग निर्धारण। तो गुणसूत्र मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं। पहला आलिंग गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम्स। ये गुणसूत्र संख्या में 22 जोड़े होते हैं और प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र समजातीय होता है। ऑटोसोम्स की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। लिंग गुणसूत्र अथवा एलोसोम्स अथवा असमंजत ये गुणसूत्र भ्रूण के लिंग निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 2 प्रकार के, X गुणसूत्र, Y गुणसूत्र।
मानव में लैंगिक जनन होता है। इसके लिए मनुष्य के जननांगों में अर्धसूत्र विभाजन शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक शुक्राणु को ऑटोसोम्स का एक गुणसूत्र 22 ऑटोसोम्स तथा एल्लोस के XY जोड़ के कोई एक गुणसूत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार के पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं जिन्हें X+22 ऑटोसोम्स, दूसरा Y+22 ऑटोसोम्स होते हैं। इस विपरीत स्त्रियों में 23 जोड़े होते हैं, गुणसूत्र के एक समान होते हैं। अतः स्त्रियों के जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सभी अंडकोश एक ही प्रकार के होते हैं, X+22 गुणसूत्र होते हैं। अब यदि पुरुष का X+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाशय निषेचित करता है तो मादाशिशु लड़की का जन्म होगा। तो देखिए यह समझाया गया है। अगर X+12 22 तो लड़की होगा, लेकिन अगर Y+X मिलेगा तो लड़का होगा। यही समझाना था। और भी थोड़ा सा है। चूंकि पुरुष असंख्य शुक्राणु सक्रिय रखते हैं जिसमें 50% X+Y गुणसूत्र 50% में Y+ गुणसूत्र होते हैं। जब केवल संयोग का निर्भर होता है तो कौन से शुक्राणु को निश्चित करता है कि पुत्र या पुत्री होने का संभावना होता है। सेंट्रोमिया तो जो भी आपको आए वही लिखिए। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका जरूर आंसर आप इसे अलग कॉपी में लिख लीजिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मेंडल के नियम को एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डिमोनेशन। पौधा यूनिट से बनता है। इस पौधे को प्रत्येक लक्षण के 2 वैकल्पिक रूप होते हैं। उदाहरण के लिए मटर के युग्मन में फूल के रंग के 2 वैकल्पिक लाल और सफ़ेद, ऐसे प्रत्येक रूप में व्यक्त करने के लिए युग्मनज में एक इकाई पाई जाती है। मेंडल ने इस प्रकार के कारक को कहा, परंतु अब इन्हें जीन के नाम से जाना जाता है। युग्मनज का निर्माण 2 युग्मनों के संलयन से होता है। प्रत्येक लक्षण के 2 वैकल्पिक रूप होते हैं। एक रूप से जीन नर युग्म में और दूसरा वैकल्पिक रूप से जीन मादा युग्मन में होता है। जब ये युग्मन संलित होकर युग्मनज बनाते हैं तब इन्हें उसमें प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक रूप में व्यक्त करने के 2 जीन आ जाते हैं। बस दोस्तों इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर वीडियो आप वो दोनों नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जय हिंद।